दोस्तों, मेरा नाम है नरेश। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, इस घटना को घटे हुए एक लंबा अरसा हो चुका है। मेरा नाम तो आप जान ही चुके हो। मेरा नाम है नरेश और मैं झारखंड का निवासी, दुमका जिला का एक छोटे से गांव का रहने वाला। ये घटना लगभग 40 साल बीत चुका है। अभी मेरी उम्र लगभग 65 साल की है। जब मैं जवान था, लगभग 24-25 साल का, तब इस घटना को मैंने देखा था, साथ में घटते हुए देखा था। मैं कभी भी भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था जब तक मैं जवान हो चुका था। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये घटना की शुरुआत मेरे दोस्त के साथ में हुआ था। दोस्त कम, मेरा भाई ज़्यादा था। मतलब हमारे घर के ही पीछे में उनका घर था। नाम था अखिलेश। मेरे से वो उम्र में 3 साल लगभग बड़े थे, लेकिन बचपना उन्हीं के साथ खेलते हुए बीता था। हम स्कूल में गए थे तो उन्हीं के साथ में बड़ा अच्छा उनके साथ में अनुभव था हमारा बचपन का। लेकिन अब धीरे धीरे हम दोनों जवान हो चुके थे। मेरी भी उम्र लगभग 24-25 साल की हो चुकी थी और अखिलेश जी मेरे से तो 3 साल लगभग बड़े थे। उनकी शादी भी हो गई थी। शादी होने के बाद बड़ा खुश रहा करते थे। अब वो कोई नौकरी चाकरी तो करते नहीं थे, ना मैं नौकरी चाकरी करता था। हम लोग अपने खेत वगैरह में काम करते थे, मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे। लेकिन हम दोनों रिश्ता बनाए हुए रखते थे। कभी कभी वो मुझसे पूछते थे कि नरेश, तेरा कब शादी होगा? मेरा तो शादी हो गया, तेरा कब होगा? तो मैं कहता था कि भैया, जैसे आपका हो गया मेरा भी हो गया। आप खुश हो ना? आपकी पत्नी अच्छी है ना? तब वो बड़े जोर से हंसते थे, कहते थे, हाँ भाई, पत्नी मेरी बाकी बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छी है, मेरे घर में सभी का ख्याल रखती है। मतलब उनका जीवन बड़ा सुखमय चल रहा था। लेकिन कब वो घटना उनके साथ में घटती है जिसके बाद सब कुछ बिखरने लगता है। हम दोनों, जब हमारे पास में खेती का काम नहीं होता था, कुछ और काम नहीं होता था, तो हम लोग सोचते थे कि अब करें क्या, खाली बैठ करके समय कैसे पास हो। तब हम जंगल की तरफ निकल जाते थे। खेल खेल में अब सूखी लकड़ियाँ तोड़ लाते थे। कभी शहद को, हम जो शहद का छत्ता है उसको तोड़ के लाते थे, जिससे शहद निकलती थी। कुछ और खेल खेल में हम लोग काम करते रहते थे। और वो मेरे से उम्र में भी बड़े थे, सीनियर भी थे, मेरे से ज़्यादा उनका दिमाग चलता था। वो मुझे नए नए आइडिया देते थे। तो एक तरह से हमारा समय पास होता रहता था। एक दोपहर को मैं अपने घर पर आराम कर रहा था। गर्मी का टाइम था। वो मेरे पास में आते हैं अखिलेश, मुझे कहते हैं, नरेश चल, हम चलते हैं यहाँ जंगल में। मैं कहने लगता हूँ कि भैया, अब देखो दोपहर हो रही है, गर्मी भी हो रही है, मैं जा नहीं पाऊँगा, मेरी कुछ तबीयत सही नहीं लग रही है। लेकिन वो जिद करने लगते हैं कि चल ना नरेश, यहाँ बैठ कर क्या करेगा, चल जंगल में चलते हैं, वहाँ हम लोग मज़ा करेंगे, इधर उधर घूमेंगे, कुछ लकड़ियाँ भी तोड़ के लाएंगे, सूखी लकड़ी अब हमारे घर में कम भी हो चुकी है। आखिरकार मैं अखिलेश जी को मना कर देता हूँ कि भैया, आज मैं नहीं जा पाऊँगा, आप चले जाओ, अकेले ही जाना, लकड़ी तोड़ के लाओ, लेकिन मैं नहीं जा पाऊँगा। मैं मना कर देता हूँ तो उनका चेहरा उदास हो जाता है। लेकिन वो रुकते नहीं हैं, कहते हैं ठीक है, आज मैं अकेले चल रहा हूँ, लेकिन कल तो चलेगा ना? तब मैं कहता हूँ हाँ, मैं कल चलूँगा, आज वाकई में अपने आप को स्वस्थ पा रहा हूँ, नहीं तो आपका साथ मैंने कभी छोड़ा है, मैं ज़रूर चलूँगा कल आपके साथ। अखिलेश भैया तो चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो लौट के नहीं आते हैं। अंधेरा हो जाता है। अब उनके जो हमारे घर के बगल में पीछे वाला घर था, उनकी माँ आ जाती है। अरे नरेश, तू तो यहाँ पर है, तो अखिलेश कहाँ है? मैं बताने लगा कि मेरे साथ में अखिलेश तो गए नहीं थे, मैं तो कहीं गया नहीं, दोपहर में आए थे, मुझे लेके जा रहे थे जंगल में, तो मैं तो जा ही नहीं सका, मेरी तबीयत सही नहीं थी। अखिलेश भाई के माँ चिंता में पड़ गई, मुझसे कहने लगी कि नरेश, तू जरा देख, इतनी अंधेरे में वो कभी रुकता नहीं था, उसको तो अंधेरे से डर लगता था, तुझे भी पता है। वाकई में अखिलेश भाई अंधेरे में डरते थे। उनको ऐसा लगता था कि आसपास में कोई उनको देख रहा हो। ऐसा उनको आभास होता था कि जैसे उनको कोई अंधेरे में से
देखते हुए उनको आवाज़ दे रहा हूँ, बुला रहा हूँ। उनके साथ में ऐसा घटना घटती थी, लेकिन शायद उनका मन का भ्रम था। उनको ऐसा लगता था, वो उस जगह पर मैं भी खड़ा रहता था अंधेरे में, मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता था। वो डरते थे, शायद डर वाली बीमारी उनके अंदर में थी। अखिलेश भाई की माँ बहुत चिंता में थी। अब फिर कहने लगी कि नरेश, अब तुझे ही पता होगा कि किधर जाता है, कौन से जंगल में जाता है, जा बेटा जरा उसको पता करके आ। मैं जाना तो नहीं चाहता था, तबीयत मेरी अभी भी सही नहीं थी। आखिरकार मैं अब उनके बोलने पर मैं तैयार हो चुका था। मैं अपना डंडा लेता हूँ, टॉर्च लेता हूँ, अंधेरा तो हो चुका था। इसके बाद जंगल की तरफ निकल जाता हूँ। जहाँ से हम जंगल के अंदर प्रवेश करते थे उस जगह पर मैं चला जाता हूँ। मैं अखिलेश को आवाज़ लगाने लगता हूँ, अखिलेश कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो भैया, कहाँ हो भैया। लेकिन पता नहीं चलता। दूर दूर जंगल में सन्नाटा पसरा था। अब मुझे भी अब भूत प्रेत से डर नहीं, जंगली जानवरों से डर लगता था। इसलिए मैं डंडा वगैरह साथ में लेकर आया था। लेकिन अकेले मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं जंगल के अंदर चला जाऊं। आवाज़ जरूर लगा रहा था। मेरी आवाज़ सुनकर के कहीं भैया हो तो जवाब जरूर देंगे, लेकिन आवाज़ का जवाब नहीं मिलता। मैं थोड़ा हिम्मत करता हूँ, थोड़ा और अंदर जंगल में चला जाता हूँ। जिस रास्ते से हम लोग आते थे जाते थे उसी रास्ते पर, जंगल वाला रास्ता। लेकिन मैं कुछ अंदर आने के बाद ही अखिलेश भाई को आवाज़ लगाता हूँ, भैया कहाँ हो आप, कहाँ हो, क्या आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, कोई परेशानी हो तो बताओ भैया, मैं आ चुका हूँ। लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते। मैं बड़ा निराशा में भर जाता हूँ। फिर थोड़ा हिम्मत करता हूँ और फिर थोड़ा आगे निकल जाता हूँ, लेकिन भैया मुझे दिखाई नहीं देते। मैं आवाज़ लगाता रह जाता हूँ। अब इसके आगे मेरे को जाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अंदर और घना जंगल स्टार्ट हो जाता था और अंदर में खूंखार जानवर भी थे। मैं जानवरों से बहुत खौफ खाता था। दिन का टाइम होता तो मैं जरूर जंगल के अंदर प्रवेश कर जाता, लेकिन रात का था। कब अंधेरे में जंगल घात लगाए बैठे हो जानवर मुझ पर हमला कर दे, मैं तो देख ही नहीं पाऊंगा ना। मैं टॉर्च की रोशनी इधर उधर करते हुए काफ़ी देर तक अखिलेश भाई को आवाज़ देता हूँ, लेकिन जब आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती है तब मैं निराश होकर के लौटने का मन बनाता हूँ। मैं अखिलेश भाई की माँ की चेहरा देखा था, उदासी में थी। शायद अखिलेश भाई की पत्नी भी उनको ढूंढ रही होगी। मुझे अंदाजा था कि सब घर के लोग परेशान होंगे। मैं क्या जाके जवाब दूंगा कि अखिलेश भाई जंगल में नहीं है, तो आखिर कहाँ गए, जंगल में कहाँ गुम हो गए। वो तो हमें रास्ता बताते थे, मुझे रास्ता जंगल में दिखाते थे कि देख ऐसे ऐसे रास्ते से चलना चाहिए, निशान ऐसे लगा देना चाहिए कि आते टाइम में कोई तकलीफ ना हो। वो मुझे सब कुछ बताते थे और वही आज जंगल में गुम हो जाए तो मैं तो बिल्कुल परेशान हो चुका था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। मेरे साथ में कोई और भी था भी नहीं, मैं अकेले ही था। मैं थोड़ा हिम्मत और करता हूं। अब सोचता हूं कि चलो थोड़ा सा और अंदर हो जाए, लेकिन अंदर काफ़ी घना जंगल था। चला तो जाता हूं, लेकिन चारों तरफ नज़र दौड़ाए हुए, किधर से कोई जानवर आकर के मुझ पर हमला कर दे, इससे मैं खौफ में था। टॉर्च की रोशनी हर तरफ घुमा रहा था। आज जैसे ही रोशनी एक पेड़ के पास नीचे पड़ती है, अब मैं चीख पड़ता हूँ, अखिलेश भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो। अखिलेश भाई एक पेड़ के पास में बैठे हुए नजर आते हैं, अपना सर घुटनों के अंदर छिपा करके जैसे सोच में पड़े हुए हो। मैं इतना चिल्लाता हूँ, लेकिन वो मेरी आवाज़ का जवाब नहीं देते। तब तक मैं उनके पास पहुँच जाता हूँ। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो, कब से मैं आपको आवाज़ दे रहा हूँ, आप मेरी आवाज़ को सुन नहीं रहे थे। आपकी मम्मी परेशानी मेरे घर तक आई थी। ये हो क्या रहा है अखिलेश भाई, क्यों आप यहाँ बैठे हुए, उठो खड़ा हो जाओ, चलो 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 निकलते हैं हम। अखिलेश भाई ना तो उठते हैं और ना मेरी आवाज़ का जवाब देते हैं, ना मेरी तरफ देखते भी हैं। और तब मैं उनका बाजू पकड़ता हूँ, उठाता हूँ तो उठ कर खड़े हो जाते हैं। मेरी तरफ देखते नहीं, कहीं और देख रहे थे। मैं उनको कहता हूँ कि भैया क्या हो गया आपका, तबीयत तो दरअसल सही है, लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं। मैं समझ गया कि शायद ये डरे हुए हैं, ना जाने इनके साथ में क्या हुआ है। मुझे तो डर का असर लग रहा था। अंधेरी रात में हमेशा डरा करते थे, उनको शायद भूत प्रेत दिखाई देते थे। कहीं भूत प्रेत
इनको अपने बस में तो नहीं कर लिया। मुझे ऐसा ही लगा था, लेकिन मैं भूत प्रेत पर कभी यकीन तो नहीं करता था। मेरा मन मानने को तैयार नहीं था कि भूत प्रेत होते भी हैं, लेकिन इनका कहना था कि मुझे अंधेरे में ऐसी आंखें नजर आती है जो मुझे देखती है, मुझे उसकी आवाज़ भी सुनाई देती है। वो कहती है मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। और काफ़ी एकदम ऐसे डर जाते थे, खौफ में भर जाते थे, चीखने लगते थे, चिल्लाने लगते थे। लेकिन जब मैं उस जगह पर देखता था जहाँ वो बोलते थे कि यहाँ पर मैंने किसी को देखा है, उसकी आंखें चमकती हुई थी, देखने में औरत लग रही है, कम उम्र की लग रही है, खुले हुए बाल है उसके। मैं चारों तरफ देखता था तो वहाँ पर मुझे ऐसी चीज़ नज़र आती नहीं थी। और तब मैं उनको मजाक उड़ाता था। वो मजाक एकदम जैसे उनको बुरा लगता था कि नहीं, मैंने जो देखा है सच बता रहा हूँ, अगर तुझे इस चीज़ दिखाई देना तू मजाक उड़ाना भूल जाएगा। लेकिन मैं भूत प्रेत यकीन तो करता नहीं था, तो मैं तो मजाक ही उड़ाता था उनका। मुझे लगने लगा कि कहीं वास्तव में भूत प्रेत होते हैं क्या, अखिलेश भाई के साथ में क्या हो गया। तब मैं ज़्यादा देर जंगल में रुकना नहीं चाहता था। बाजू पकड़ता हूँ और फिर उसी रास्ते से जंगल से निकल आता हूँ। घर पहुँचता हूँ, सीधा अखिलेश भाई के घर पर। दरवाज़ा बंद था, अब रात भी काफ़ी हो चुकी थी। दरवाज़ा पीटता हूँ तो मम्मी आके खोलती है अखिलेश भाई की। मिल गया, कहाँ था ये, मुझसे सवाल पूछने लगती है। और तब मैं सब कुछ बता देता हूँ कि पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, ये अपने आप में नहीं है, ना जाने इनके साथ में क्या हुआ है। चाची आप देखो, और कुछ सहायता चाहिए तो मुझे आवाज़ दे देना, अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे भूख भी लगी है। मुझे लगा कि अब थोड़ा हवा पानी खाएंगे, माँ की डांट सुनेंगे, पत्नी की कुछ बातें सुनेंगे तो सब होश में आ जाएंगे। मुझे ऐसा ही लगा था। मैं उनको छोड़ करके चला जाता हूँ, भूख लगी हुई थी। अपने घर में आकर के अपनी माँ से पूरी कहानी बताता हूँ। माँ मुझ पर नाराज हो जाती, तू अकेले क्यों जंगल में गया, तुझे जाना नहीं चाहिए था। माँ मुझ पर नाराज हो जाती। तब मैं कहता हूँ अखिलेश भाई को ढूंढने के लिए गया था। अब मैं क्या करता, मैं अकेले ही था तो अकेले ही जाता ना। माँ तो उस टाइम शांत हो गई थी। मैं भूख लगा था तो खाना खाने लगा था। अभी मेरा खाना ख़त्म भी नहीं हुआ था। तभी अखिलेश भाई के घर से रोने पीटने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उनकी माँ के रोने की आवाज़, उनकी पत्नी के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुझे बड़ा झटका लगता है। जितना मैं खाना खाया तो ठीक है, बाकी मैं खाना छोड़ देता हूँ और मैं भी दौड़ता हूँ। मेरे साथ में मेरी माँ भी दौड़ती है, मेरी बहन भी दौड़ती है। हम तीनों लोग जाकर के अखिलेश भाई के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, दरवाज़ा पीटते हैं। तब उनकी माँ आके खोलती है। हम लोग अंदर चले जाते हैं। बात क्या है, बात क्या है। मैं देखता हूँ चांद रोशनी खिला हुआ था, आंगन था उनका बड़ा सा, चारपाई पर लेटे हुए थे और वो आंखें खोले हुए चांद की तरफ देख रहे थे। उनके नीचे जमीन पर उन्हीं के चारपाई के पास में उनकी पत्नी बैठी हुई थी। हम लोग से थोड़ा शर्म लिहाज करती थी तो घूंघट काट रखी थी, लेकिन वो रोई जा रही थी। मैं बड़ा हैरान था, आखिर इनके साथ में हुआ कि आप लोग क्यों रो रहे हो। मैं चाची से पूछता हूँ। चाची कहती है कि अंट संट बोल रहा है, मेरी पत्नी अपनी पत्नी को पहचान नहीं पा रहा है, मुझे भी नहीं पहचान रहा है। वो कहता है कि मुझे तो उसी जंगल में जाना है, वो मुझे बुला रही है, वो मुझे बुला रही है। मैं इस घर में रहना नहीं चाहता, ये घर मेरा नहीं है, मैं तो जंगल में जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से इसको हम लोग काबू करके रखे हैं, दरवाज़ा बंद करके रखा हुआ है। आप लोग आए हो तो हम दरवाज़ा खोलें। ये बात क्या थी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अखिलेश भैया तो ऐसे थे नहीं, आखिर ऐसा क्यों हरकत कर रहे हैं, क्या बात है। मेरी माँ भी तरह तरह के सवाल पूछने लगती हैं। आखिरकार मेरी माँ फैसला करती है, इस पर कोई साया है। जो मैं देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, जिन हालात में है अखिलेश, मेरी माँ अब ज्ञान देती है चाची को, अखिलेश भाई के मम्मी को, किसके ऊपर में तो साया कोई है। हमें देर नहीं करना चाहिए, ओझा बाबा को बुला कर लाना चाहिए। एक ओझा बाबा हमारे गांव में रहते थे जो झाड़ फूक का काम करते थे, तंत्र मंत्र का काम करते थे, भूत प्रेत भगाने का काम करते थे। अब ओझा बाबा को बुलाया जाता है। ओझा बाबा अखिलेश भाई को देखते हैं और कहते हैं, हाँ इस पर तो उस प्रेतनी का साया है, जंगल वाली प्रेतनी का। ये क्यों गया था जंगल में, इसको जाना नहीं चाहिए था। अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो खुद घबरा जाते हैं।
वो कहते हैं वो जो प्रेतनी है बहुत ही पावरफुल है, उससे कोई टक्कर लेता नहीं है। मेरे पास में इतनी शक्ति नहीं है कि हम टक्कर ले पाएंगे। आखिर ये भूतनी कौन थी, प्रेतनी कौन थी जिसने अखिलेश भाई के ऊपर में कब्जा जमा रखा था? मैं तो समझ ही नहीं पाया था। और ऐसा अखिलेश भाई को क्यों नजर आता था? उनको अंधेरे में भूत प्रेत जैसे बुलाते रहती थी। तो क्या उनका शरीर खास था, औरों से अलग था? ऐसा शरीर था जिसको देख करके भूत आकर्षित हो जाती थी। मैं तो उस टाइम समझ नहीं पाया था, लेकिन जब लास्ट में मैं आगे चल के बताऊंगा, तब वो जो बाबा थे ना, जो ओझा बाबा थे, वो परेशान हो जाते हैं। झाड़ फूक तो करते हैं, लेकिन अब कोई सुधार नहीं होता है। तब कहते हैं कि मेरे बस का नहीं है, इस प्रेतात्मा से मैं उलझना नहीं चाहता हूँ। ये बहुत ही पावरफुल है, मैं इसको कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब तुम किसी बड़े तांत्रिक के पास जाओ और तब जाके इसका इलाज हो पाएगा। मैं इतना बड़ा तांत्रिक नहीं हूँ। बिल्कुल सच्चाई है, जो ओझा बाबा हमारे गांव का है वो बता देते हैं। लेकिन रात ज़्यादा हो चुकी थी। अब इस रात में लोग जाएं तो कहाँ जाएं? मेरी चाची यानी अखिलेश भैया की माँ मुझसे गुहार कर रही थी कि नरेश, तेरी नज़र में कोई तांत्रिक ओझा है जो ज्ञानी हो, अब इस काम को कर सके? तब मैं चाची से कहता हूँ कि मैं तो भूत प्रेत पर यकीन ही नहीं करता था चाची। मैं तो पहली बार ऐसा देख रहा हूँ, वो भी अखिलेश भाई के साथ में। मैं किसी तांत्रिक ओझा को नहीं जानता हूँ। ये काम तो आपको देखना पड़ेगा, या फिर मैं गांव के लोगों से जाके पता करता हूँ। लेकिन रात थी, अब जाएं तो कहाँ? बाकी लोग अपने अपने जो गांव के लोग थे अपने घर में दुबके पड़े थे। अब अंधेरा काफ़ी था, रात काफ़ी थी। जो कुछ होना था सुबह में ही होना था। अब आखिरकार हम लोग भी उस घर से चले जाते हैं। मेरी माँ चाची को बताती है कि ऐसा करो, दरवाजे में ताला लगा देना। ये अगर भागना भी चाहे ना तो ये भाग नहीं पाएगा। और आखिरकार चाची ऐसे ही करती हैं। और इसके बाद हम लोग सुबह जाते हैं। मैं भी जाता हूँ, मेरी माँ भी जाती है, ताकि पूछा जाए कि अब अखिलेश भाई की तबीयत कैसी है। जब हम जाते हैं ना तो दरवाज़ा खुलता है। चाची परेशान दिखती है और लगता है उनकी आंखें देख करके कि रात भर सोई नहीं है। आंखें सूजी सूजी नजर आ रही थी, चेहरे पर थकान काफ़ी उनको दिख रहा था। मैं पूछता हूँ कि कहाँ है अखिलेश भाई? तब कहते हैं कमरे में है। चले जाओ बेटा, कमरे में है। जिस हालात में अभी भी रात में तुमने देखा था उसी हालात में है। हम लोग अब आंगन में नहीं, कमरे में अंदर कर दिए थे। अभी तक ऐसे ही है, बस आसमान की तरफ देखता रहता है, छत की तरफ घूरता रहता है। और जब कुछ देर के बाद में जब उठ के बैठता है, पानी मांगता है। अब पानी थोड़ा पीता है, बाकी पानी को फेंक देता है। अब फिर कहता है मुझे जाना होगा, वो मुझे बुला रही है, वो मुझे बुला रही है। ये समस्या क्या है बेटा? चाची रोने लगी थी। और तब मैं कहने लगा, चाची आप शांत रहो, मैं जा रहा हूँ ना, मैं अखिलेश भाई से पूछता हूँ। मैं जब जाता हूँ तो उनकी पत्नी भी साथ में बैठी हुई थी। मुझे देख करके, मैं तो छोटा ही था अखिलेश भाई से, लेकिन मुझसे भी पर्दा करती थी। अब गांव देहात का मामला था, कमरे से निकल जाती है। उस कमरे में मैं और अखिलेश भाई थे। मैं भी उनकी चारपाई में बैठ जाता हूँ। अब अभी वो सो रहे थे, लेकिन नींद में नहीं, बस ऐसे ही लेटे हुए थे, छत की तरफ देख रहे थे। और तब मैं कहता हूँ, अखिलेश भाई ये हो क्या रहा तुम्हारे साथ में? कहीं तुम जानबूझकर नौटंकी तो नहीं कर रहे हो? क्या क्या कर रहे हो? ऐसा क्या चाहिए तुम्हें? ऐसा क्यों लोगों को परेशान कर रहे हो? देखो ना, तुम्हारी माँ की हालत खराब है, तुम्हारी पत्नी भी रो रही है। हुआ क्या है तुम्हारे साथ में? कुछ बताओगे तभी तो हम तुम्हें मदद कर पाएंगे। अखिलेश भाई शांत थे। मैं काफ़ी सवाल उनसे पूछा, लेकिन किसी सवाल का जवाब नहीं देते। लगभग 10 मिनट बीत चुका था। लगातार उनकी आंखें छत की तरफ देख रही थी। वो शायद मेरी बात को सुन नहीं पा रहे थे, या सुन रहे थे तो इग्नोर कर रहे थे। जैसे एक कान से सुन रहे थे, दूसरे कान से निकाल रहे थे। मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा था। और तब मैं कहने लगा, ठीक है, अगर आप नहीं मानते हो, अगर आप कुछ बताते नहीं हो, तो मैं जा रहा हूँ बड़े तांत्रिक के पास में, तांत्रिक को लेके आता हूँ। अब जो कुछ करेगा तांत्रिक ही करेगा। और तब जैसे ही मैं चारपाई से उठता हूँ, मेरी हाथ पकड़ लेते हैं, जोर से मुझे झटका देते हैं। और इसके बाद मैं अंधे मुंह जमीन पर गिर जाता हूँ। चोट तो लगती है, और उसके बाद वो चारपाई से उछल कर खड़े हो जाते हैं।
दरवाजे की तरफ भागते हैं चिल्लाते हुए, वो मुझे बुला रही है, मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा, मैं इस जगह पर नहीं रहूँगा, वो मुझे बुला रही है। मैं उनको दौड़ कर पकड़ता हूँ कि कहीं घर से सचमुच ना भाग जाए। चोटिल था मैं, मेरे को चोट लगी थी, शायद मेरे नाक से खून भी निकल आया था। मेरे नाक पर चोट लगी थी। मैं अपने नाक का दर्द को झेल लेता हूँ, बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन मैं उनको कस के पकड़ लेता हूँ। दोबारा उसी कमरे में लेकर आता हूँ और कहता हूँ, आप बैठो, शांति से बैठो और जो कहना मुझसे कहो। कौन आपको बुला रही है, कौन है? तब कहने लगे, अरे नरेश, तेरे को मैं बताया था ना, जब हम रात को अंधेरे में जंगल में रुक गए थे, अब वो घटना तुझे याद है ना? अब वो होश में थे। जहाँ तक मुझे लग रहा था वो मुझे घटना का याद दिला रहे थे। हाँ, वो घटना मैं जरूर जानता था। जब हम लकड़ी तोड़ रहे थे और लकड़ी तोड़ते तोड़ते अचानक पैर में अब अखिलेश जी को चोट लग गई थी, चल नहीं पा रहे थे, उनके पैर में शायद मोच आ गया था। और तब मैं थोड़ा सा लेट हो चुका था, जंगल में थे, अंधेरा हो चुका था। मैं दोनों लकड़ी उठा करके अब मैं चलने लगा था। और तब अखिलेश भाई डर गए थे। वो कह रहे थे, देख पेड़ के पास में एक लड़की खड़ी है, वो मुझे बुला रही है, मुझे बुला रही है। मैं उनका मजाक उड़ाने लगा कि जब देखो अंधेरा होते ही तुम्हें लड़की नजर आती है। ऐसा नहीं होता है, तुम्हारे मन में डर बैठा हुआ है, इस डर को दूर भगाओ। उसी घटना को मुझे अखिलेश भाई याद दिला रहे थे। कह रहे थे कि तुझे वो घटना याद है ना, वो पेड़ वाली घटना, जो मैं कह रहा था कि वो लड़की मुझे बुला रही है। वही लड़की मुझे बुला रही है, वही लड़की मुझे जंगल में मिली थी और वो कह रही है कि तुम मेरे साथी हो, तुम मेरे साथ में रहोगे। अब मैं उसी के पास में था, मैं उसी के पास में था। और देख नरेश, वो मुझे बुला रही है। मेरे शरीर में जैसे आग लग रही है, मुझे वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो बेचैनी में घबरा रहे थे, मैं देख रहा था उनके चेहरे पर पसीने पसीने हुआ पड़ा था। और अचानक वो फिर दौड़ने लगते हैं और तब मैं उनको फिर कस के पकड़ता हूँ और उसी चरपाई पिलाता हूँ। माजरा मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर है क्या, कौन है वो लड़की जो जंगल में उनको दिखाई देती थी, मुझे नज़र नहीं आती। क्या चाहती है अखिलेश भाई से, क्या करेगी इनके साथ में रह करके? वो कहानी मुझे कुछ भी पता नहीं था कि आखिर प्रेतात्मा क्या होती है, भूत प्रेत क्या होती है। मैं इन चीज़ों पर यकीन करता ही नहीं था। तब मैं शांत करता हूँ, लेकिन शांत नहीं होते। मैं चाची को आवाज़ लगाता हूँ कि आप थोड़ा आके संभालिए। उनकी पत्नी को यानी भाभी को आवाज़ लगाता हूँ कि आप देखिए, मैं जा रहा हूँ कहीं पर पता करने के लिए। अब इसके बाद मैं एक गांव के बुजुर्ग थे, उनके पास जाता हूँ कि चाचा, आप भूत प्रेत पर यकीन करते हो? तब कहते हैं, हाँ बेटा, मैं करता हूँ, बात क्या है? पूरी घटना को बयान करता हूँ। तब कहते हैं, हाँ, ऐसा मैं सुना था कि उस जंगल में एक प्रेतात्मा भटकती है। वो किसी को जल्दी से नज़र नहीं आती है, और जिसको नज़र आ जाती है ना, तो समझ लो वो उसका खेल समाप्त करके ही रुकती है। बात क्या है? मैं पूरी कहानी बता देता हूँ अखिलेश भाई का। तब उनके चेहरे पर चिंता का रेखा नजर आने लगती है। कहते हैं, तो बड़ा मुश्किल बात है भाई, अब वो प्रेतात्मा वो अखिलेश को छोड़ेगी नहीं, अब उसकी जान लेकर रहेगी, उसकी आत्मा को निकाल लेगी और अपने साथ में रखेगी। शायद अखिलेश को अपना साथी बना लिया है, तभी तो ऐसा उसके साथ में घटना घट रहा है। जब मैं ये बात सुनता हूँ ना, तब मैं खौफ में भर जाता हूँ। पहले मैं डरता नहीं था भूत प्रेत से, लेकिन जब वो बुजुर्ग बताते हैं तब मैं डर जाता हूँ। अब पूछता हूँ, इसका इलाज क्या है? वो बुजुर्ग बताते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं, बड़ा सा बड़ा तांत्रिक उसको अपने बस में नहीं कर सकता। अब अखिलेश को, अब उसको हर हाल पर वो लड़की चाहती है तो उसका जान लेके रहेगी। देख लेना, तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं बड़ा डर चुका था। मैं उनसे गुहार कर रहा था कि बाबा जी, कुछ तो बताइए, उसका कोई काट तो जरूर होगा जिससे उसको आराम मिल सके, उस प्रेतात्मा से अखिलेश भाई को छुटकारा मिल सके। वो सोचने लगे, कहने लगे कि देखो, मैं बचपन में सुना तो जरूर था कि एक तांत्रिक बाबा दूर एक गांव में रहते हैं, शमशान में। अब होंगे या नहीं होंगे मैं बोल नहीं सकता, लेकिन दिन में वो कभी मिलते नहीं हैं। रात के टाइम में शायद वो मिलते हैं, लेकिन अब उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी होगी।
जिंदा होंगे या नहीं होंगे, लेकिन वहाँ जाकर के तुम्हें पता करना चाहिए। अगर उनका कोई चेला चपाटी भी मिल जाए ना तो शायद भला कर सकता है, बाकी और कोई लोग कर नहीं पाएंगे। वो अवघड़ बाबा हैं, उनके चेले चपाटी भी हैं, तो शायद उस प्रेतात्मा से लड़ सकते हैं और किसी के अंदर में ताकत नहीं है उससे लड़ने का। जब मैं इतना सुनता हूँ तो थोड़ा मन में शांति मिलती है। अब मैं सोचता हूँ कि चलो अब रात में चला जाएगा। मैं अकेले ही तो नहीं जाऊँगा, किसी न किसी को साथ में लेके जाना पड़ेगा। और वो गांव हमारे गांव से काफ़ी दूरी पर था और वो भी शमशान के अंदर जाना था जहाँ पर बाबा मिले। लेकिन जिस हिसाब से बता रहे थे बाबा तो जिंदा नहीं होंगे, शायद उनके कोई चेले चपाटे मिल जाए और जिससे हमारा काम बन सकता है। मैं पूरी आकर के माँ को बात बताता हूँ। माँ डर जाती है और कहती है तू कैसे जाएगा, तू अकेले कैसे जाएगा, वो भी शमशान में। और तब मैं कहता हूँ किसी न किसी को साथ में लेके जाऊँगा। अब तो ये काम करना पड़ेगा माँ, अब अखिलेश भाई को देखने वाला कौन है, हम ही लोग तो हैं। माँ कुछ बोल नहीं पाती है। मैं जानता था कि माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है। उसको डर लग रहा था कि कहीं अपने बच्चे को खो ना दे। हर माँ ऐसे ही चिंता करती है। हमें उनकी मन की बात जैसे समझ जाता हूँ। कहता हूँ माँ मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं भूत प्रेत से कभी डरता नहीं ना, आज मैं भी नहीं डरूंगा, मुझे जाने दे। आखिरकार माँ कहती कि ठीक है, लेकिन अकेले नहीं जाएगा। मैं यार दोस्त को ढूंढने लगता हूँ और जब मैं शमशान की बात कहता हूँ, हर कोई जो चलने के तैयार था, शमशान की बात आते ही सब डर जाते हैं, चुप हो जाते हैं कि नहीं भाई मैं तो नहीं जा पाऊंगा, किसी और के ले लो, किसी और के ले लो। अब जितने भी जानने वाले मेरे दोस्त थे सबको मैं बोल चुका था कि यार अखिलेश भाई की मदद करना है, अब वो शमशान में चलना है, अघोरी बाबा से मिलना है, अघोड़ बाबा से मिलना है, वही मदद कर सकते हैं। लेकिन कोई साथ नहीं देता। और तब एक रिश्तेदार जो हमारे हैं चाचा जी, मैं उनके पास आखिरी उम्मीद लेके जाता हूँ। और वो भी हम लोग से ज़्यादा उम्र में बड़े नहीं थे। हंसी मजाक का दौर उनके साथ में चलता था। कभी कभी उनके साथ में हम लोग ताश वगैरह खेलते भी थे। हंसी मजाकिया वाला इंसान थे। मैं उनके पास अब पहुँचता हूँ, अब पूरी बात बताता हूँ कि चाचा जी आप मेरी मदद करोगे। कहते हैं कि बिल्कुल करूँगा बेटा, अखिलेश की बात है ना, चल चल कब चलना है। तब मैं पूरी कहानी बताता हूँ कि हमें अंधेरे में चलना पड़ेगा और तब जाकर के वहाँ पर अवघड़ बाबा या जो भी बाबा उस बाबा के चेले चपाटी मिलेंगे, वो लोग ही कर सकते हैं उस आत्मा को काबू में, और कोई इंसान कोई भी तांत्रिक नहीं कर पाएगा। जो मैंने सुना था आपको बता दिया। इसके बाद वो तैयार हो जाते हैं, लेकिन थोड़े डरे डरे दिखाई देते थे। रात में जाना जरूरी है। मैं कहने लगा कि बाबा लोग रात को ही शमशान में मिलते हैं, दिन में न जाने कहाँ कहाँ रहते हैं, और उनकी रात में ही भी वहाँ पर आश्रम है, वो आश्रम में ही अपना अब रात का समय बिताते हैं, तो हमें रात को ही चलना पड़ेगा। आखिरकार शाम होने से पहले हम चाचा भतीजे चल देते हैं साइकिल से। साइकिल चाचा चलाते हैं और मैं पीछे बैठ जाता हूँ। जब हम उस गांव में पहुँचते हैं तो अंधेरा हो चुका था। वो शमशान हम देखे नहीं थे, लेकिन जब वहाँ पर कोई मिलता है, शमशान का रास्ता पूछते हैं, तो इंसान चौंक जाता है। कहता है तुम लोग पागल हो क्या? अरे वो शमशान में रात में कोई नहीं जाता है, तुम लोग पागल हो? किस गांव से आए हो? वहाँ क्यों जा रहे हो? और तब हम पूरी कहानी बताते थे कि भाई हमें अवघड़ बाबा से मिलने जाना है, उनसे हमें मिलना जरूरी है। वो इंसान हमें मना करता है, चेतावनी भी देता है कि देख लो अवघड़ बाबा हर रात को वहाँ मिलते नहीं हैं, अब तो उनके चेले चपाटी हैं, अब उनके पास जाकर क्या करोगे? मैं उनको समझाता हूँ कि चलिए अवघड़ बाबा नहीं है, उनके चेले चपाटी तो हैं, वो शायद हमारी कुछ मदद कर सके। और तब हम जाते हैं, जब रास्ता बता देते हैं, लेकिन चेतावनी भी देते हैं, देख लो सोच समझ के जाना, क्योंकि हर रात वो लोग मिलते जुलते नहीं हैं, और नए लोग से तो कभी वो लोग शायद बात भी नहीं करते हैं। अब जाओ देख लेना। लेकिन चेतावनी दे करके मुझे अब जाने के लिए बोलता है। और इसके बाद चाचा भतीजे हम, वो शमशान था गांव से बाहर काफ़ी दूरी पर था, खेतों के जंगल के आसपास में बना हुआ था। हम उस श्मशान के पास जाते हैं। श्मशान बिल्कुल सुनसान लग रहा था। चाचा तो डरे हुए थे, साइकिल हम खड़ा कर दिए थे। साइकिल के पास हम दोनों लोग खड़े हो गए थे। शमशान में अंधेरा ही अंधेरा
दिखाई दे रहा था। मतलब हर रात तो वहाँ अब कोई चिता जलती नहीं है कि वहाँ चिता की अग्नि दिखाई दे। कभी कभी गांव खेड़ा था, कोई अगर बुजुर्ग मर गया तभी तो चिता जलाते थे। बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। हम दोनों सोच रहे थे कि अब आगे कौन चलेगा। अंदर हमें जाना था। और इसके बाद मैं चाचा से कहता हूँ, चाचा चलो भैया, जब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अंदर भी चलते हैं, शायद कोई ना कोई बाबा मिल जाए, अखिलेश भाई का कल्याण हो जाए। और इसके बाद हम चाचा भतीजा, जब मैं आगे आगे चल रहा था, चाचा मेरे पीछे पीछे शमशान में पहुंच जाते हैं। इधर उधर टॉर्च की रोशनी हम करने लगते हैं। और तब एक कड़कती हुई आवाज़ मुझे सुनाई देती है, कौन है वहाँ पर? कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? वो आवाज़ कड़कती हुई मुझे महसूस हो रही थी। हम आवाज़ की तरफ मुड़ते हैं, टॉर्च की रोशनी उधर मारते हैं तो देखते हैं एक काले कपड़े में एक नौजवान साधु मुझे दिखाई देता है। साधु जैसा भेष में, लेकिन काले कपड़े पहने हुए, शरीर पर जो नीचे का वस्त्र भी काला, ऊपर का वस्त्र भी काला। और फिर हम देरी नहीं करते, उनके पास पहुंच जाते हैं। और मैं उनको जाके प्रणाम करता हूं, बाबा अब आपको हम ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए हैं, आप हमारा उपकार कर दीजिए। हमारे अखिलेश भाई बड़े नाजुक स्थिति में हैं। पूरी कहानी बता देता हूँ। और तब वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से नौजवान साधु बाबा हमें घूरने लगते हैं। तुमको किसने बताया? तुमको किसने बताया कि हम उस प्रेतात्मा को काबू में कर सकते हैं? और तब मैं उस बुजुर्ग का नाम बताता हूँ। उस बुजुर्ग ने हमें बताया था, आखिरी उम्मीद को लेकर के, कि तुम उस शमशान में जाओगे। अब बाबा जी तो होंगे नहीं, उम्र है उनकी, अब वो काफ़ी हो चुकी होगी। जरूर उनके चेले होंगे, शायद चेला कोई मदद कर सके तो कर सके, नहीं तो और कोई मदद करने वाला नहीं है। अखिलेश को मरना ही पड़ेगा, ऐसा उसके साथ हो चुका है। अगर कोई बचाने को कोशिश कर सकता है तो शमशान का अवघड़ी बचा सकता है। मैं पूरी कहानी बता देता हूँ। अतः वो नौजवान साधु मेरी तरफ देख करके सोच में पड़ जाते न क्या हुआ उस नौजवान के साथ में। मैं पूरी कहानी बताने लगता हूँ कि बाबा जी, उसको अंधेरे में डर भी लगता था। उसको प्रेतनी दिखाई देती थी, कोई प्रेतात्मा नजर आती थी। मैं जंगल का कहानी बताने लगता हूँ कि जब उसको पैर में चोट लगी थी, मोच आ गया था, और वो कह रहा था कि एक पेड़ के पास में एक खूबसूरत लड़की उसको नजर आ रही है, वो लड़की उसको बुला रही है। अब मैं पूरी कहानी शुरू से लेकर अंत तक बता देता हूँ कि उसके साथ में क्या हुआ है। और तब बाबा जी कहते हैं कि ठीक है, अब तुम लोग हमारे पास आ ही गए हो तो हम आपको मना नहीं कर पाएंगे। हम अवघड़ हैं, लोगों का रक्षा करने का काम करते हैं, हम करेंगे, लेकिन आज नहीं, आज नहीं, कल हम आपके गांव में पहुंचेंगे। कौन सा गांव है? अपना नाम पता बताओ, कहाँ हमें आना होगा। हम रात के टाइम आएंगे, मैं अकेले ही आऊँगा, अभी हमारे पास में कोई साथी नहीं है। हम आकर के देखेंगे कि हमें करना क्या होगा। जरूर हमारी जो भी हमारी मदद होगी हम आपको जरूर करेंगे। हम लोग बड़ा खुश हो जाते हैं, पूरा एड्रेस बताते हैं कि बाबा जी हमारा गांव है, किसी से आप पूछ लीजिएगा, आपका गांव का रास्ता बता देगा। जंगल के पास ही है घर, हमारा गांव जंगल के पास में ही है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है। और हमारा परिवार का नाम ये है, हमारे पिताजी का नाम ये है। कोई भी आप किसी से पूछोगे तो हमारे घर तक पहुंचा देगा। और इसके बाद बाबा जी कहते हैं कि आप लोग जाओ, मैं कल शाम को आऊँगा, लेकिन रुको। फिर हमें रोक देते हैं और फिर चीता के पास जाते हैं, जहाँ पर चीता कुछ दिन पहले जली हुई थी। वहाँ जाते हैं, वहाँ से राख उठा के लाते हैं और कुछ मंत्र बुदबुदाते हैं और कहते हैं, ये जो भभूत है इसको संभाल कर ले जाना, और जो लड़का है जिसके साथ ये घटना घटी है, पूरे शरीर पर इस राख को लगा देना, आराम मिलेगा। अब इसके बाद हम लोग आ जाएंगे और फिर देखते हैं कि क्या करना होगा। निश्चित हो गए थे, हमें लगा कि हमें आना सही हुआ, बाबा जी मिल गए, हमारा काम भी हो जाएगा, शायद अखिलेश बिल्कुल सही हो जाएंगे। हम दोनों चाचा भतीजा खुश होकर के साइकिल चलाते हुए अपने गांव की तरफ लौट आते हैं। और उसी रात को हम अखिलेश भाई के घर पर पहुंचते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, माँ उनकी खुलती है। हम दोनों उनकी हालात पूछते हैं तो कहते हैं कोई फ़र्क नहीं है, जैसा था अभी भी ऐसा है। कभी कभी तो शांत रहता है, बस छत की तरफ घूरता रहता है,
और कभी कभी जैसे होश में आता है और फिर चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है कि मुझे वो बुला रही है, मुझे वो बुला रही है, मुझे जाना ही होगा, मुझे जाना ही होगा। और फिर अब उधम मचाने लगता है, भागने लगता है। बड़ी मुश्किल से हम लोग उसको रोक पाते हैं, शांत करते हैं, और तब कुछ देर वो शांत रहता है। हाँ, बीच बीच में ऐसा ही वो करने लगता है। कोई फर्क नहीं है, जैसा था अभी भी ऐसा है। और चाची रोने लगती है। और तब मैं कहता हूँ, चाची रोइए मत, हम इनका उपाय ढूंढ के आए हैं। ये भभूत है, ये भभूत लीजिए और अखिलेश भाई के पूरे शरीर पर रगड़ दीजिए। पूरी कहानी बता देते हैं। कल जो उस शमशान वाले बाबा हैं, औघड़ बाबा, वो आएंगे कल रात को। इसके बाद सारा उपचार करेंगे। लेकिन जैसे भी है, आज की रात, कल का दिन, किसी तरह से इनको काबू में करके रखना है। इनको घर से बाहर जाने नहीं देना है। ये भभूत है ना, बाबा जी कहें इनसे अखिलेश भाई को आराम मिलेगा। मेरे सामने ही चाची कमरे में जाती है, हम लोग भी जाते हैं, चाचा भतीजे। उनकी पत्नी होती है यानी मेरी भाभी, वो कमरे से बाहर निकल जाती है। मैं एक झलक देखता हूँ भाभी का। भाभी का चेहरा बहुत ही सुंदर था। उनकी आंखें भी रोते रोते शायद सूज गई थी, चेहरे पे परेशानी नजर आ रही थी। अब घर कमरे से निकलने के बाद हम चाची के साथ कमरे में पहुंचते हैं और अखिलेश भाई ऐसे ही छत को घूर रहे थे। और तब मैं चाची से कहता हूँ कि आप भभूत लगाना शुरू कर दीजिए, शायद कुछ आराम मिल जाए। और चाची भभूत लगाना शुरू कर देती है। और जैसे जैसे भभूत लगाना पैर से शुरू करती है ना, पैर हिलाने लगते हैं। भभूत लगाना नहीं चाहते थे, लेकिन हम लोग जब पकड़ते हैं, काबू करते हैं, तब चाची पूरे शरीर पर माथे तक भभूत रगड़ देती है। और इसके बाद उनकी आंखें बंद होती चली जाती है, जैसे उनको गहरा नींद आ गया हो। और तब मैं चाची के कहता हूँ कि देखो चाची, अब इनको आराम आ गया है, अब इनको सोने देना। जब इनकी नींद पूरी हो जाएगी, खुद ही अपने आप उठेंगे और तब सब कुछ वो भूल जाएंगे। हमें इंतजार करना चाहिए औघड़ बाबा को, और औघड़ बाबा रात को आएंगे। जो भभूत हम वहाँ से लेकर के आए थे, जो वो नौजवान बाबा ने हमें भभूत दिया था, वो भभूत ने अपना असर जरूर किया था। और इसके बाद वो गहरी नींद में सोते हैं, और जब जागते हैं तो उनको प्यास भी लगती है, उनको भूख भी लगती है, और वो पहचानते भी हैं। पत्नी को पहचानते हैं, अपनी माँ को, परिवार को पहचानते हैं। और तब उस घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर चलने वाली नहीं होती है। आखिरकार जब उस भभूत का पावर खत्म हो जाता है, अगले दिन जब शाम का 4 बज जाता है, तब फिर अपनी उसी दशा में आ जाते हैं। फिर वही भागम भाग, मुझे जाना है, मुझे वो बुला रही है, मैं इस घर में रुकूंगा नहीं, वो मुझे देख रही है, मुझे आवाज़ दे रही है, मेरे हाथ पकड़ रखी है, मुझे लेके जा रही है, आप लोग छोड़ दो, आप लोग कौन हो। किसी को पहचानते भी नहीं थे। अब फिर उस घर में रोना, पीटना, चिल्लाना शुरू हो गया था। हम पूरा परिवार दौड़ के आते हैं। क्या हो गया? अभी तो घर में सुख शांति थी, अचानक क्या हो गया? जब हम जाते हैं तो फिर उसी हालात में अखिलेश भाई नजर आती हैं। वो अपने आप ही में नहीं थे, वो भागम भाग कर रहे थे। अब उनकी माँ पत्नी पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज उनमें ज़्यादा ही ताकत दिखाई दे रही थी। वो किसी को संभालने से संभल नहीं रहे थे। तब हम अपना परिवार लेकर के उनको काबू में करते हैं। बड़ी मुश्किल से काबू में आते हैं। हम उनके घर में ले जाकर चरपाई पर लेटाते हैं, बाहर से दरवाज़ा बंद कर देते हैं कि आप इसी में रहो, जब तक औघड़ बाबा नहीं आ जाते हैं हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। घर के अंदर भी शांति से नहीं रहते, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जैसे किसी से बात कर रहे हो। हाँ हाँ, मैं आपके साथ चलूँगा, मैं आपके साथ चलूँगा, मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगा। ज़ोर ज़ोर से ऐसे दरवाज़ा पीटते थे कि जैसे कोई आकर के दरवाज़ा खोल देगा। उधम मचा कर रखा हुआ था। घर के उनके परिवार, उनकी माँ, उनकी पत्नी और भी जो लोग थे, काफ़ी डरे हुए थे, रो रहे थे। उनकी आंखों में आंसू था, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन हम उनको आश्वासन दे रहे थे, वो बाबा ज़रूर आएंगे। अंधेरा होने के बाद बोले थे, शायद आते ही होंगे, जैसे अंधेरा होगा वो आ जाएंगे। लेकिन बाबा जी आते नहीं हैं, अंधेरा हो जाता है,
7 बज जाता है, इसके बाद 8 बज जाता है। और वो कभी कभी शांत भी हो जाते थे, शोर शराबा बंद हो जाता था। हम लोग डर के मारे दरवाज़ा नहीं खोलते थे। और तब मैं चाचा को भेजता हूँ कि चाचा आप गांव के बाहर रास्ते पे चले जाओ, अगर वो बाबा आते दिखाई दे तो आप देर मत करो, साइकिल पर बिठा कर लेके आना। चाचा जी चले जाते हैं और उस तरफ में जहाँ से बाबा का आने की संभावना थी, और हम उसी घर में रह कर के अखिलेश भाई को संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि हम जा कर के दरवाज़ा खोलें, कहीं वो मेरे काबू में ना आए। ऐसा ही लगता था। हम तो बस विनती कर रहे थे कैसे भी बाबा आ जाएं, कैसे भी बाबा आ जाएं। और तब साइकिल की घंटी बजती है और चाचा दिखाई देते हैं। चाचा के पीछे पीछे वही नौजवान साधु। और तब रात के 9 से ऊपर का टाइम हो चुका था। जैसे ही मैं बाबा को देखता हूँ तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ कि अब सब कुछ सही हो जाएगा, अखिलेश भाई बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, जैसे पहले थे वो ऐसे ही हो जाएंगे। बाबा जी आते हैं, कहते कहाँ हैं नौजवान, कहाँ है वो जिसके साथ में ये कहानी बनी है। और तब मैं कहता हूँ इस दरवाजे के अंदर में है, दरवाज़ा खोल दे। कहते हाँ, लेकिन अभी थोड़ा रुक करके मैं अपना काम तो स्टार्ट कर दूँ। इस घर में कौन कौन औरतें हैं सबको इस घर से बाहर निकाल दो। इस घर में औरतें तो बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं तो वो प्रेतात्मा किसी औरत के शरीर में घुस सकती है और वो औरत फिर वो काबू में नहीं आएगी। सबसे प्रार्थना है कि जितने घर के औरत बेटी बहन है सब इस घर से चली जाए। इस घर में मैं औरत को देखना नहीं चाहता हूँ। और उसके बाद से मैं अपनी माँ को, अपनी बहन को, अब भाभी को, अखिलेश भाभी को, उनकी माँ को, सबको अपने घर में भेज देता हूँ कि आप लोग जाओ वहाँ पर। लेकिन चाची जो है ना वो डरी हुई थी, मुझसे बार बार पूछ रही थी, नरेश बताना, कसम से बताना, ये बाबा देखने में तो बच्चा ही लग रहे हैं, तेरी उम्र का लग रहे हैं, क्या ये सब कुछ सही कर देंगे? तुझे उम्मीद है बेटा? और तब मैं कहने लगा कि उम्मीद पर तो चाची दुनिया कायम है, अब इनके अलावा हमारे पास में ऑप्शन क्या है? आप ही जरा सोचो। जरूर करेंगे, विश्वास रखो ना, विश्वास पर दुनिया चलती है। बड़ी मुश्किल से मैं चाची को अब घर भेजता हूँ अपने घर पर कि जाओ, जब तक हम ना बोले तब तक आप लोग यहाँ पर आने की कोशिश मत करना, जैसे बाबा ने कहा है ऐसा ही करना पड़ेगा। तब जाकर के चाची हमारे घर की तरफ जाती है, मेरा पूरा परिवार जाता है। हम अपने जिस घर में थे अखिलेश भाई का, अब अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, मेन दरवाजे को। आंगन खुला हुआ था, बड़ा सा आंगन था। आंगन में एक पेड़ भी था नीम का। कभी कभी मैं भी उस पेड़ से दातुन तोड़ा करता था, सुबह सुबह ब्रश करने के लिए, दातुन करने के लिए। और उसके अलावा उस घर में ऐसा कुछ अब कोई विशेष बात नहीं थी। और तब जाकर के वो अपना पिटारा खोलते हैं, अपना जो जो साथ में सामान लेके आए थे वो सब बाहर निकालते हैं, भभूत वगैरह सब कुछ अपने आगे रख लेते हैं और बिल्कुल उस गेट के दरवाजे के पास जाकर के बैठ लेते हैं, अपना आसन जमा देते हैं और कहते हैं बेटा ऐसा करो, आप लोग दरवाज़ा खोल दो। मैं जाता हूँ बाहर से, जो मैंने सांकल लगा रखा था, और उस सांकल को खोल देता हूँ। और तब तक अखिलेश भाई चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, मैं देख लूँगा, एक एक को देख लूँगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं। बहुत गुस्से में नजर आ रहे थे। शायद उनको जानकारी मिल चुकी थी, उस प्रेत आत्मा को जानकारी मिल चुकी थी कि औघड़ बाबा आ चुके हैं। और तभी वो जोर जोर से चीख रही थी, अखिलेश भाई के अंदर से चिल्ला रही थी। शायद उसको पता चल गया था। दरवाज़ा खोल देता हूँ और उसके बाद अखिलेश भाई दौड़ते हुए दरवाजे से बाहर निकलते हैं। मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता हूँ, मैं भी ज़मीन पर गिरता हूँ और इसके बाद अखिलेश भाई भी ज़मीन पर गिर जाते हैं, अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। और उसी वक्त जो अवघड़ बाबा थे उनके हाथ में भभूत थी और वो भभूत अब तंत्र मंत्र से भरपूर थी। भभूत अखिलेश भाई के ऊपर फेंक देते हैं। जैसे ही फेंकते हैं ना, अखिलेश भाई तो बिल्कुल शांत हो जाते हैं, जैसे सो गए हों या फिर बेहोश हो गए हों। मैं उठता हूँ, मुझे भी चोट लगती है, लेकिन उस टाइम चोट का परवाह नहीं करता हूँ। और औघड़ बाबा उसके बाद अपना तंत्र मंत्र शुरू कर देते हैं। वो मंत्र पढ़ने लगते हैं, बार बार वो भभूत का छिड़काव करने लगते हैं और ऐसा ही समय चलता रहता है, घंटा 1.5 घंटा। अब रात को 12 बज चुकी थी और तब
जा कर के वो जो औघड़ बाबा है कहते हैं मुझे ज़रा प्यास लगी है, आप लोग पानी पिला दो। लोटा में पानी लेकर के मैं जाता हूँ और बाबा जी को दे देता हूँ। बाबा जी लोटे के पानी पीते हैं और फिर अपना चेहरा वगैरह एक बार साफ सुथरा करते हैं और फिर अपने हाथ में भूत लेकर के जैसे किसी से बात करने लगे। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम वही हो ना जो काफ़ी लोगों को तुमने परेशान किया हुआ है, तुम वही हो ना। देखो तुम्हारे पास में बस दो रास्ता है, या तो इस बच्चे को छोड़ करके तुम जहाँ से आई हो वहाँ चले जाओ, या फिर मैं तुम्हें शमशान में लेके चलूँगा और उसके बाद कभी भी शमशान से तू बाहर निकल नहीं पाओगी। सोच लो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें आधा घंटा दे सकता हूँ। जो भी सोचना है विचारना है वो तुम काम कर लो। मैं तुम्हें अब जो समझाना था समझा दिया हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी है। अब इसके बाद अभी तक जो अखिलेश भाई थे बेहोशी की हालत में थे या फिर नींद में थे, वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे थे और जो साधु बाबा थे उनके सामने ही बैठे हुए थे और रुक रुक करके अपने मंत्र का उच्चारण करते थे और फिर भभूत उनके शरीर पर फेंक दिया करते थे। वहाँ पर कोई प्रेतात्मा नजर नहीं आ रही थी। मेरे चाचा मेरे पास में थे, एक लड़का और भी था, हम 3 लड़के थे। सबसे बड़े उम्र के हमारे चाचा ही थे। आप तीनों एक जगह पर दूर खड़े हुए थे, सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। आंगन का दरवाजा बंद था, मतलब बाहर से कोई अंदर आ नहीं सकता था। हम लोग अब वो सब कुछ देख रहे थे जो हमें नजर आ रहा था। और रुक रुक करके फिर वो साधु बाबा, वो कोई दिखाई तो नहीं दे रहा था हमें उस जगह पर, लेकिन वो बात करते थे। देखो समय अब कम होता जा रहा है, फिर बाद में तुम अब रोना मत, चिल्लाना मत कि तुमने मेरे साथ में क्या किया है। अभी भी तुम्हारे पास में वक्त है, इस लड़के को छोड़ करके तुम अपने स्थान पर लौट जाओ और ऐसी गलती कभी दोहराने की कोशिश मत करना, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ऐसा कभी गलती मत करना, किसी मनुष्य को परेशान मत करना। तुम्हें मनुष्य को परेशान करने में क्या आनंद आता है। अब छोड़ो भी इस लड़के को, जहाँ से आई हो तुम वापस चले जाओ। लेकिन अभी तक मुझे कोई परछाई तक नजर नहीं आई थी। आखिर औघड़ बाबा बात किससे कर रहे थे। अचानक जो नीम के पेड़ था ना, वो जोर जोर से हिलने लगा था, और जबकि मौसम बिल्कुल साफ था, कोई भी हवा तेज नहीं चल रही थी और वो नीम का पेड़ ऐसा लग रहा था कि जैसे आंधी तूफान आ चुका हो। जोर जोर से टकराने लगता है आपस में डालियां और हिलने लगता है। और तब हम तीनों के तीनों डर जाते हैं। हमारे चाचा कहते हैं शायद वो पेड़ पर आ गई है, पेड़ पर आ गई है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। मैं भी डरा हुआ था, जबकि मैं भूत प्रेत पर कभी यकीन नहीं करता था। लेकिन जो मैं देख रहा था अभी भी मैं समझ नहीं पा रहा था कि वास्तव में ये भूत प्रेत होते हैं क्या, अगर होते हैं तो कैसे होते होंगे, कैसे दिखते होंगे। मैंने कभी भूत प्रेत को देखा नहीं था और मैं तो डरा हुआ था। लेकिन वो सब जो वहाँ पर खेल चल रहा था, अब खेल तो स्टार्ट हो चुका था। नीम के पेड़ हिलने लगा और इसके बाद जो अखिलेश भाई थे लेटे हुए थे ना, अचानक उठ करके बैठ जाते हैं। और वो साधु बाबा जो बैठे थे औघड़ बाबा, उनको रोकते नहीं हैं। वो उसी कमरे के अंदर चले जाते थे जिस कमरे से मैंने निकाला था। वो जिस कमरे में अपनी पत्नी के साथ में रहते थे उसी कमरे के अंदर चले जाते हैं और वो जा करके दरवाज़ा जैसे अंदर से बंद कर लेते हैं। और उसके बाद अंदर से चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ शुरू हो जाती है। अखिलेश भाई का आवाज़ नहीं लग रहा था, वो आवाज़ बिल्कुल बदला हुआ था, जैसे किसी औरत का आवाज़ हो। वो जैसे औघड़ बाबा से कुछ बोल रही हो, उनको चेतावनी दे रही है कि तू मेरे रास्ते से हट जा, तू मेरे रास्ते से हट जा। इस लड़की को तू बचा नहीं पाएगा, रोक नहीं पाएगा, तेरे में इतनी ताकत नहीं है, तेरे के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तू मेरे रास्ते को रोक पाएगा। इस लड़की को तो मैं लेके जाऊंगी, ये लड़का मुझे पसंद आ गया, मैं इसके साथ अपने साथी बना के रखना चाहती हूँ। तू मेरे काम में अड़ंगा मत डाल, तू मेरे काम में अड़ंगा मत डाल। वो आवाज़ कमरे के अंदर से आ रही थी। अखिलेश भाई शायद बोल रहे होंगे या फिर वो प्रेतात्मा बोल रही थी।
वो प्रेतात्मा की आवाज़ थी जो मैंने पहली बार सुनी थी। आवाज़ औरत की तरह थी, लेकिन खनकती हुई आवाज़ थी वो। आवाज़ में एक चुभन मुझे महसूस हो रही थी। मेरे कानों में वो आवाज़ अच्छी नहीं लग रही थी। हम तीनों के तीनों लोग डरे हुए थे, लेकिन औघड़ बाबा अपना काम कर रहे थे। अब वो वहाँ पर तो अखिलेश भाई थे नहीं, तो उस दरवाजे पर, बंद दरवाजे के ऊपर में भभूत को फेंक रहे थे और वो समझा रहे थे कि देखो, मैं तुमसे कुश्ती करने नहीं आया हूँ, तुमसे लड़ाई नहीं करने आया हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहता हूँ कि इस बच्चे को छोड़ करके जहाँ से आई हो वहाँ चली जाओ, नहीं तो बस मैं अपना काम करना शुरू कर दूंगा। इसके बाद तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। लेकिन अंदर में फिर गुर्राने की आवाज़ और फिर जैसे धमकी देने की आवाज़ उसी प्रेतात्मा लड़की के सुनाई पड़ रही थी। वो कह रही थी, तू मुझे रोक नहीं पाएगा। इस लड़के के पास में अब ज़्यादा समय नहीं है। मैं इसके आत्मा को अपने साथ में लेके जा रही हूँ। अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो तू मुझे रोक के दिखा दे। साधु बाबा भी उस आवाज़ को सुन रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर मैं देख रहा था कोई डर का निशान नहीं था। औघड़ बाबा बड़ा शांत थे, नौजवान थे, वो बिल्कुल डरे हुए नहीं थे। फिर अपने हाथ में बहुत लेते हैं और फिर दरवाजे पर छिड़काव करते हैं और कहते हैं, अगर तेरे अंदर में हिम्मत है तो इस कमरे से तू बाहर निकल के दिखा दे, तब मैं तुझे जान जाऊंगा। वो दरवाज़ा खटाक से खुलता है, लेकिन अखिलेश भाई मुझे नज़र नहीं आते। अखिलेश भाई कहाँ हैं? क्या उस प्रेतात्मा ने अखिलेश भाई को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया? मुझे तो ऐसा ही लगा था। मुझे तो लगा कि मैं अपने अखिलेश भाई को खो दिया हूँ। अब मैं अखिलेश भाई को कभी देख नहीं पाऊंगा, मैं उनसे बात नहीं कर पाऊंगा। अब वो हमें सदा के लिए छोड़ के चले गए। मेरी आंखों से आंसू बहने लगा था। मुझे रोता देख करके मेरे चाचा भी रोने लगते हैं, मेरा साथी जो था वो भी रोने लगता है। और तब साधु बाबा हमें डांटते हैं, तुम लोग शांत हो जाओ, मुझे अपना काम करने दो। हम डर जाते हैं, शांत हो जाते हैं। दरवाज़ा खुला हुआ था और साधु बाबा उसमें अपना जो भभूत था उसको मंत्र से पढ़ करके फेंक रहे थे, ललकार रहे थे कि तू इस कमरे से बाहर निकल के दिखा। दरवाज़ा तो तूने खोल दिया, तू एक कदम भी आगे निकाल के दिखा दे अपने कदम को, तब मैं मान जाऊंगा, मैं वापस चला जाऊंगा। लेकिन इसके बाद कोई भी आवाज़ नहीं आती है। साधु बाबा उठ के खड़े हो जाते हैं, अपने थैले में से एक शीशे के कांच का बोतल जैसा निकालते हैं और उसको ले करके कमरे के अंदर चले जाते हैं। और फिर दरवाज़ा कौन बंद करता है मुझे दिखाई नहीं देता। शायद वो प्रेतात्मा ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। अंदर में 3 लोग थे, एक तो प्रेतात्मा थी, एक अखिलेश भाई थे और वो एक नौजवान औघड़ बाबा थे। 3 लोग थे। हम तो डरे हुए थे, चाचा, भतीजा, मेरा दोस्त। अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या होगा, अंदर में क्या चल रहा होगा। सांस रुकी हुई थी, सांस एकदम थमती जा रही थी, ऐसा मुझे लग रहा था। कई बार तो डर के मारे ऐसा लग रहा था कहीं मैं ज़मीन पर ना गिर जाऊं। ऐसा मंजर मैंने कभी देखा नहीं था, ऐसा मैंने महसूस नहीं किया था जो मंजर मुझे आज देखने को मिल रहा था। अचानक तेज तेज आवाज़ सुनाई देती है, जैसे 2 लोग आपस में लड़ रहे हों, एक दूसरे को धमका रहे हों, और फिर शांति छा जाती है। दरवाज़ा नहीं खुलता है। मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि वो प्रेतात्मा जो बहुत ही शक्तिशाली थी, औघड़ बाबा का काम तो नहीं तमाम कर दिया। एक बार तो ऐसा ही महसूस हुआ था। फिर हम रोने लगते हैं, हमारे आँख से आंसू निकलने लगता है कि अब तो कोई भी नहीं बचा होगा, ना तो अखिलेश भाई, ना औघड़ बाबा। वो प्रेतात्मा दोनों को मार दिया होगा। अब क्या होगा? मैं चाचा से पूछता हूँ, चाचा कोई जवाब नहीं दे पाते। उनकी टांगें कांप रही थी, थर 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 थर, सूखे पत्ते की तरह। मेरी भी साथ ऐसे ही कुछ ऐसा ही घट रहा था, मेरे साथी के साथ भी ऐसा ही घट रहा था। हम सांस रोके दरवाजे की तरफ टकटकी बांधे देख रहे थे। अब क्या होगा, ये दरवाज़ा खुलेगा कि नहीं खुलेगा। तभी दरवाज़ा खुलता है और औघड़ बाबा मुस्कुराते हुए बाहर निकलते हैं। हम लोगों से बात नहीं करते हैं। उनका थैला पड़ा हुआ था और वो खाली जो कांच की बोतल थी और उसको अपने थैले में रख देते हैं और फिर उसी स्थान पर बैठ जाते हैं। आवाज़ लगाते हैं हम तीनों को, तुम लोग आ जाओ और उस लड़के को अंदर से बाहर निकालो।
हम लोग हालत खराब थी, उस कमरे में जाना नहीं चाहते थे। हमने उस प्रेतात्मा की आवाज़ सुनी थी, डर लग रहा था। तब औघड़ बाबा मुस्कुरा के कहते हैं, अरे मैंने उसको काबू में कर लिया है, अब तुम लोग डरो मत, अपने साथी को निकाल के बाहर लाओ, बस उसको थोड़ा सा काम है, मैं वो काम कर दूंगा और फिर वो होश में आ जाएगा। डरे हुए हम लोग अंदर जाते हैं तो जमीन पर पड़े हुए थे, एकदम बेहोशी की हालत में। हम तीनों लोग उठा करके बाहर लाते हैं, अब बाबा के सामने उनको ज़मीन पर लिटा देते हैं और तब बाबा फिर से तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं। वो भभूत है, उन पर छिड़काव करते हैं और कुछ ही देर के बाद कुनमुनाते हुए अखिलेश भाई आंखें खोल देते हैं। बाबा कहते हैं, उठ के बैठ जाओ, कैसा है तुम्हारी तबीयत। अखिलेश भाई चारों तरफ देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये बाबा कौन है। और तब मैं दौड़ते हुए उनके पास में आता हूँ। अखिलेश भाई ठीक हो ना? कहते हैं, मुझे क्या हुआ है, मुझे क्या हुआ है, अरे बाबा कौन है। बाबा मुस्कुरा के कहते हैं, मैं एक औघड़ बाबा हूँ, तुम्हारे अंदर में एक प्रेतात्मा थी, वही प्रेतात्मा जिसके साथ तुमने रात बिताई थी, तुम्हें याद है। और तब अखिलेश भाई एकदम डर जाते हैं, एकदम कांपने लगते हैं। और तब बाबा कहते हैं, अब डरने की जरूरत नहीं है, वो प्रेतात्मा तुम्हें कभी भी तंग नहीं करेगी। जो तुम्हें दिखाई देती थी, तुम्हें बुलाया करती थी और जिसको देख करके तुम डर जाते थे, मैंने काबू कर लिया है। अब तो शमशान में रहेगी, हमारा कुछ सेवा टहल करा करेगी, हमारे कुछ काम किया करेगी, शमशान का झाड़ू वगैरह लगा दिया करेगी, अपना ड्यूटी करेगी, बस उसका यही काम है। अब जा कर के हम लोग थोड़ा सांस में सांस लिए थे। आखिरकार बाबा ने काबू कर लिया था, जो हम लोग का उम्मीद नहीं था। जब हम लोग कुछ उनको देने के लिए कोशिश करने लगे, तब बाबा जी नाराज हो जाते हैं और कहते हैं, मैं काम के बदले पैसा कभी नहीं मांगता, नहीं नहीं, ऐसा गलती कभी मत करना, किसी सच्चा औघड़ के साथ में ऐसा तुमने कोशिश भी मत करना, सच्चा औघड़ किसी से पैसा नहीं लेता है। और उसके बाद बाबा जी जाने के तैयार हो जाते हैं, चाचा साइकिल पर लेके चल देते हैं। और तब कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे उस जगह पर नहीं जाना, मैं यहाँ से किसी और जगह पर जाऊँगा, तुम लोग अपने घर में रहो और उस लड़के का देखभाल करो, कमजोरी जरूर है लेकिन हफ्तों भर में वो सही हो जाएगा, खाना खुराक उसको सही देना, बिल्कुल अब डरने की जरूरत नहीं है। और जो भी कमी थी उसके शरीर में मैं पूरा कर दिया हूँ, अब उसको कोई प्रेतात्मा दिखाई नहीं देगी। उसमें एक ऐसा कमी था, ऐसी वजह से उसको प्रेतात्मा दिखा करती थी, अंधेरे में डरता था, अब वो नहीं डरेगा। लेकिन ऐसी गलती कभी मत करना, रात के जंगल में जाने की बिल्कुल गलती मत करना, नहीं तो और भी प्रेतात्माएं घूमती रहती हैं, किसको किसको हम रोक पाएंगे। आखिरकार उनकी बात बिल्कुल सही थी, जंगल में तो नाना प्रकार की प्रेतात्माएं होती होंगी, किसको किसको वो बाबा जी रोक पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, नरेश जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना का विवरण मुझे शेयर कर सकते हो। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हाई वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। और फिर हम दोस्तों मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर, एक नई घटना के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।